नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। स्वागत है प्रदीप जी, डीआरएस इनसाइट्स के शेयर्स की बात अपनों के साथ के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैम, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। प्रदीप जी, ये बताइए कि भाई उठा पटक का जो ये बाजार है, इसमें कैसे करें हमारे व्यूअर्स व्यापार। देखिए, बहुत टफ सिचुएशन है और अभी पेशेंस धैर्य रखने का टाइम है, क्योंकि अभी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना करेक्शंस है नहीं। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत जबरदस्त रिटर्न हो रहा है। इनफैक्ट मैं मार्केट ही देख रहा था, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे आज जो एडवांस डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट 2300 स्टॉक नीचे है और ऊपर आया है ओनली फॉर 810 के हम्म। आसपास का स्टॉक। और ओवरऑल आप देखेंगे लोअर सर्किट आज गया है ऑलमोस्ट 126 स्टॉक्स। तो सिचुएशंस में बहुत खराब है मार्केट का। इनफैक्ट अभी ऐसा मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो बैलेंस हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप रुकने का नाम ही नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसके लिए लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ही रेट ज्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी पेशेंस रखने का टाइम है। आप दो तरह का व्यू बना सकते हो इस मार्केट में। एक तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आप इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए। और अदरवाइज और एक व्यू जो बन जाता है कि नहीं, जितने भी नीचे चला जाए हम बाहर जाएंगे नहीं, ऐसे भी हाँ। बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे व्यू होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस और निकल जाना चाहिए अगर आपका कोई भी स्टॉक क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो 20%, 30%, 40% नीचे भी वेट करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ओके। कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ प्रॉब्लम निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके तो अभी तक नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा टेंशन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी टाइम देखना पड़ेगा। जब तक ये रैली स्मॉल कैप मिड कैप में रिकवरी नहीं आता है, तब तक अल्टीमेटली मार्केट का जो ओवरऑल एनवायरमेंट है सही नहीं होने वाला जी। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर भी संभला हुआ है, लेकिन ये जो 26,000 का आंकड़ा है निफ्टी का, ये क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है सस्टेन करने में। देखिए, 26,000 तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 26,000 से कितना यार, मतलब नीचे क्लोज हुआ है। 25,959 का आज का हाँ। क्लोजिंग है। डे हाई था 26,140। तो देखा हाँ। जाए 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन इस 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होने के चक्कर में अगर आप देखेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स को, निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी हाँ। मिड कैप को, लास्ट 3 दिन में ऐसे ऑलमोस्ट 70% 60% ऑफ स्टॉक है जो कि मिनिमम 8 to 10% नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो बहुत ज्यादा अभी खराब सिचुएशन सी मैं बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम अभी अच्छे बात नहीं कर सकते मार्केट को लेके, हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या है, अरे ये तो अभी पता है लोगों का क्या व्यू है, अरे इस एनालिस्ट की वजह से ही पता नहीं क्या मार्केट नीचे आ रहा है, उस एडवाइजर की नो। वजह से ही मार्केट नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि पेशेंस अभी रखने का टाइम है, उतना ज्यादा हड़बड़ी करके कोई भी चीज बाई करने का टाइम है नहीं। इसीलिए हम अभी बाइंग कॉल भी बहुत अवॉइड कर रहे हैं, बाइंग कॉल ना के बराबर ही दे रहे हैं। मतलब ओके। एक दो कॉल ही बहुत, अगर जरूरत होता है तो उस केस में दे रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ ना करना भी अपने आप में करना होता है। नो पोजिशन इज ऑल्सो ए पोजिशन। तो अभी आप पेशेंस बना के चलिए जी। ऑल राइट प्रदीप जी, आप कह रहे हैं नो पोजीशन इज ऑल्सो पोजीशन। लेकिन गिरते हुए मार्केट में कई सारे लोग ऐसा मौका ढूंढते हैं कि भाई बाय ऑन डिप का मौका आ गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पर मिलते हैं, पर क्या वो वक्त अभी आया है बाय ऑन डिप का। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो ऑल टाइम हाई पे है। अब ऑल टाइम हाई पे बाय ऑन डीप करना भी थोड़ा रिस्की होता ही है। तो इसीलिए कैश में बैठना थोड़ा बहुत स्मार्ट वे होता है। सो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा नहीं कि सब स्टॉक स्पेसिफिक खराब हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि ये प्ले करना चाहिए। तो सब स्टॉक के लिए नहीं है। आप मोटा मोटा मान के चलिए 60-40 रेशियो रहेगा। 40% स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बाय ऑन डिप करना चाहिए, 60% ऑफ स्टॉक्स आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो आपको अवॉइड करना चाहिए जी। प्रदीप जी, ऐसे कोई स्टॉक्स जो इस समय आपके हिसाब से अट्रैक्टिव रेट पर हैं और बाय ऑन डिप किया जा सकता है। देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है रिसेंटली। हम्म। ओवरऑल आईटी नहीं चल रहा था, तो मुझे लगता है हम्म। कि आईटी सेक्टर में से टीसीएस एक ऐसा काउंटर है, आप बाई करके जा सकते हो। तो टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। और टीसीएस के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है,
रिसेंटली अगर आप देखेंगे टीसीएस को लेके, आज तो इनफैक्ट एक न्यूज भी आया था कि टीसीएस का एक केस चल रहा था। हम्म। उसके बाद भी टीसीएस जैसे स्टॉक्स में कुछ भी इशू नहीं है। मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ ओवरऑल इंटरप्रिटेशन भी क्या है। अगर आप हम्म। ओवरऑल देखेंगे कि 2019 में डीएक्सी टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है जो टीसीएस के ऊपर एक जो है लॉ सूट फाइल किया था। तो तब से ओके। टीसीएस के ऊपर एक केस चल रहा था लास्ट 6 ईयर से। लास्ट 6 ईयर से केस चलने के बाद इसमें एक्चुअली मैटर तभी हुआ व्हेन टीसीएस वोन ए मैसिव 2 बिलियन ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग डील विथ ट्रांस अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी इन 2018। तो उसके बाद से ना वो केस चल रहा था, और आज फाइनल इंटरप्रिटेशन आया है कि टीसीएस को 194 मिलियन का एक पेनल्टी भरना पड़ेगा टू डी टू डीएक्सी कंपनी को। एंड कहीं ना कहीं इस न्यूज के बाद भी टीसीएस आज नीचे नहीं आया। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता था। और टीसीएस का ना एक बेसिकली जो वहाँ पे प्लेस है जहाँ पे बिजनेस करता है, वहाँ पे ना बेसिकली इंजेक्शन जारी हुआ था। सो कहीं ना कहीं ये पेनल्टी भरने के बाद वो इंजेक्शन जारी जो हुआ था वो भी हट हट जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन से अगर हम देखेंगे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा कमिंग लॉन्ग फ्यूचर में। लेकिन इसमें टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है टीसीएस में। और अभी 3141 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर आपको 3080 एंड 3050 इस लेवल पे मिलता है तो आपको स्टागर मैनर पे बाय करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2850 एंड टारगेट आपको 3950 के टारगेट के लिए को बाय करना चाहिए। एंड ओवरऑल देखेंगे साल भर में उतना रैली आईटी किया नहीं। टीसीएस भी देखेंगे ऑलमोस्ट 25% करेक्शंस ऑलरेडी हो ही गया है। अब मार्केट कैप भी देखेंगे ऑलमोस्ट 128 बिलियन के आसपास है। एनुअल रेवेन्यू देखेंगे $30 बिलियन के आसपास है। और आप प्रॉफिट पैड जो है पैड भी देखेंगे 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन के आसपास है। और रिसेंटली जो पेनल्टी भरना पड़ रहा है टीसीएस को 194 मिलियन है। मतलब सहज सरल भाषा में बोला जाए, अगर आपका इनकम है 10 लाख, आपको 6,000 रुपीज का एक पेनल्टी भरना पड़ रहा है। इतना कुछ इतनी होने के बड़ी नहीं बाद है। भी देखिए टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज है टीसीएस को लेके ये। तो मुझे लगता है कि टीसीएस ही एक वैल्यू पिक बन सकता है और आपको बाय करना चाहिए। ऑलराइट, आपके हिसाब से टीसीएस एक वैल्यू पिक बन सकता है 3050 और 80 के बीच, अगर स्टैंडर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें आपके हिसाब से ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस 2850 का लगाना चाहिए। प्रिया पटेल जी हमारी सपोर्ट मेंबर है। थैंक यू प्रिया जी हमारी सपोर्ट मेंबरशिप चूज करने के लिए। सीजी पावर पर इनका सवाल है। इन्होंने खरीदा है 709 रुपए पे, 709 पर, और शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। पूछ रही है क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए सीजी पावर में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अभी 683 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, एक बार मुझे लगता है कि 600 विल बी द स्टॉप लॉस। बने रहिए 600 के स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन फ्रेश बाय अभी बाइक नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अभी फ्रेश बाय आपके हिसाब से सीजी पावर में नहीं करना चाहिए। नीरज गर्ग जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर से दो स्टॉक्स पर मैम प्लीज व्यू ले लीजिए, और स्टॉप लॉस ये मिस कर चुके हैं। मॉस्चिप इन्होंने खरीदा था 280 पर, और स्नाइडर इन्होंने परचेज किया था 894 पर। कह रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए अभी। स्नाइडर इलेक्ट्रिक राइट। हाँ, अभी स्नाइडर इन्होंने। 794 के 734 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा अकॉर्डिंग टू मी एक बार 572। बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपने बाय किया है तो एक बार आपको 720 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है। ओके। मॉस्टिप का चार्ट पैटर्न जो मॉस्चिप है ऑलरेडी खराब हो चुका है। मॉस्टिप का चार्ट पैटर्न। 280 की इनकी खरीद है मॉस्चिप की। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। एक तो स्टॉप लॉस 222 के आसपास था, वो हिट हुआ है। सेकंड मुझे लगता है कि 200 के आसपास एक सपोर्ट था, दोनों स्टॉप लॉस से हिट हो रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट खराब है, तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और नीरज जी आपने सुन ली प्रदीप जी की सलाह। कुशल रावत जी हैं, कह रहे हैं सर ये बताइए जल्दी मूवमेंट वाले शेयर कौन से होने वाले हैं अभी। जल्दी मूवमेंट वाले स्टॉक कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट लास्ट 4-5 दिन से मार्केट खराब है। और मुझे हाँ। लगता है कि ऐसे सिचुएशंस पे तो मूवमेंट वाले स्टॉक ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर मुश्किल। मिलता भी है तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑल राइट, फेक ब्रेकआउट्स पर नजर रखनी चाहिए कि वो उससे बचकर रहना चाहिए। महेंद्र सिंह जी हैं, कह रहे हैं आर पावर पर क्या करें सर, 46 पर लिया है।
सर आर पावर का मालिक जो है उनका प्रॉपर्टीज ईडी वालों ने अभी जो है फ्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ फ्यूचर नहीं है। अभी भी मैनेजमेंट भी क्राइसिस में है। जब तक मैनेजमेंट क्राइसिस में है आप उनके स्टॉक में क्यों पैसा लगाना चाहते हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप यूज कीजिए, करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, करंट जोन से एग्जिट करने की सलाह है आपके हिसाब से। मृदुल सेन जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप जी गुड इवनिंग, मुझे एडवाइस चाहिए जेन टेक्नोलॉजी पर। मैंने 1445 पर खरीदा है। मुझे लगता है कि जेन से आपको एग्जिट करना चाहिए 1445 50 के आसपास अगर आपका बाइंग है। तो अभी के लिए एक बार बने रहिए आप, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप 1280 के आसपास, करेंट जोन से भी 100 पॉइंट का दूरी रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कोई भी उछाल मिलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, तो आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा, और कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिलेंगे भी। और लेकिन आपको एग्जिट इसलिए करना है पर्टिकुलर काउंटर में। अब देखेंगे वॉल्यूम को लेके थोड़ा बहुत इशू है। जब ओ, भागता है अपर सर्किट भी लगता है, जब फिर से नीचे आता है लोअर सर्किट भी लगता है। तो ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अगर आप डिफेंस में ही रहना चाहते हो तो थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑल राइट, तो मृदुल जी मिल गई आपको प्रदीप जी की सलाह। शाकिर हुसैन जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम एंड प्रदीप जी। गुड इवनिंग शाकिर जी। मेरे पास ये भी मॉस्टिफ के बारे में ही सलाह लेने के लिए आए। 264 पर इन्होंने खरीदा है, 23% का लॉस है। तो वेल शाकिर जी, थोड़ा सा आप शो अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो प्रदीप जी ऑलरेडी ये सवाल आंसर कर चुके हैं। हमजा जी हैं, अ, वैसे शाकिर जी पीटीसी पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए पीटीसी अभी 159 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 141 के आसपास, तो 141 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कोई भी उछाल में एग्जिट करने का प्लान सोचिए। ओके, कोई भी उछाल में एग्जिट करने का प्लान रख सकते हैं। हमजा जी के पूछ रहे हैं, सर प्लीज मुझे बताइए एंट्री प्राइस अगर अनंतराज और जीएमडीसी में एंट्री लेनी हो तो क्या होना चाहिए, ये क्या ये वक्त सही है। देखिए अनंत राज में मुझे लगता है कि 570 चल रहा है। अगर 480 के आसपास मिलता है तो देन आपको एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं। और जीएमडीसी अभी 469 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार कभी भी अगर आपको 387 से आपको 400 के आसपास मिलता है, करेंट जोन से भी 4 ऑलमोस्ट 69 70 पॉइंट दूरी है, तो उस टाइम पे आपको स्टैगर मैनर पे बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले तो नहीं। और अभी तो बाय करने के बारे में सोचिएगा अभी मत, एक बार वेट कीजिए। ऑल राइट, लेवल्स का वेट कीजिए, तब भी स्टैगर्ड मैनर्स में ही बाय करने की सलाह है प्रदीप जी की तरफ से। प्रिया जी हैं, कह रही हैं वीडीएल पीएफसी और जियो एक मंथ के लिए अगर लेने हो तो क्या राय रहेगी आपकी। एक तो हो गया जियो, और सेकंड वीडीएल वेदांता। तो फिर होगा VEDL। हाँ, वी वीडीएल है। वेदांत, तो वेदांता अगर है तो 495 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार आपको शॉर्ट टाइम की फ्रेम के लिए प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। और अच्छा, उन्होंने पूछा है कि एक महीने के लिए बाई कर सकते हैं हाँ, क्या? पीई। बिल्कुल नहीं। एक महीने के लिए दो स्टॉक, तीन स्टॉक भी, कोई भी स्टॉक जो आपने तीनों नाम बताया, एक भी स्टॉक में एक महीने के लिए बाइंग कॉल नहीं रहेगा। और कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख पा रहा हूं मैं दूर दूर तक एक महीने के लिए। अगर आप बाय करते हो जियो फाइनेंस को भी, अभी 299 के आसपास चल रहा है, 270 275 के आसपास मिलता है, तो एक बार आपको बाय करना चाहिए, लेकिन एक महीने के लिए तो नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, एक बहुत मजेदार सवाल है प्रदीप जी, कुशाल जी का आया हुआ है। पता नहीं इसका क्या जवाब होना चाहिए, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। कि मैं कह रहे हैं मैडम कल कौन से शेयर मतलब बढ़ेंगे, ये बताइए। ये किसी को नहीं पता कि कल कौन सा शेयर चढ़ने वाला है। जिस दिन पता होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। हाँ, आप मार्केट का हाल इतना खराब है कि लोग अपने पोर्टफोलियो रेड और रेड हो रहा है, और यहाँ पे ना ही ब्रेकआउट ना ही कुछ नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के बैठना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा सम टाइम लॉस लेना अच्छा होता है। आपको लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करके रखना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू था, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अब लॉन्ग टर्म बैठ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं अभी भी बाजार में, आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है और आप स्टॉप लॉस भी नहीं काटे हो, और बाद में सोच रहे हो कि मैं बैठा रहा हूं, अभी आप देखेंगे 15% 20% 30%, वो आपके लिए थोड़ा बहुत जो है मुश्किल सिचुएशन हो जाता है। जी। बिल्कुल, बहुत ही अजीब सा सवाल है, भी किसी को भी नहीं पता कल कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तो ऐसी राय मतलब ये सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी। सुशील जी हैं, कह रहे हैं सर इज इट टाइम टू परचेज और वेट। बेल राइस कह रहे हैं प्रदीप जी क्या मैं करंट प्राइस पे खरीद सकता हूँ।
मुझे लगता है कि अभी थोड़ा परचेस करने का टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करने का टाइम है। बेल राइस अच्छा कंपनी है, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी 150 को ब्रेक नहीं किया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 150 कभी भी मिलता है तो आपको बने रहना चाहिए और फ्रेश बाई भी करके जाना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुआ बेल राइस को लेके। ओके, तो ये हो गई बेल राइस पर सलाह। प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं क्लीन साइज और ई टू ई बॉटम बन गया है क्या? E2E। अच्छा, हम्म। ई नेटवर्क, मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी बॉटम नहीं बना है, अभी भी टाइम देना चाहिए। एक बार 1900 तक आ सकता है। गिरते हुए स्टॉक में एवरेज नहीं किया जाता, बेस बनने के लिए वेट कीजिए। और क्लीन साइज अभी 954 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि आज तो एक पहली बार मोमेंटम आया है। एक बार अगर 900 को ब्रेक नहीं करता है तो इस केस में आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 1080, 1150 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो डेफिनेटली क्लीन साइज में एंड टेक्नोलॉजी में एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन E2E में अभी भी कोई भी बाउंस बैक या तो बेस भी नहीं बिल्डिंग हुआ है। ओके, तो मिल गया ई टू ई और क्लीन साइंस दोनों पर राय। वेद प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर गुड इवनिंग। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के मेरे पास शेयर्स हैं, मेरा बाइंग प्राइस है 25.33। कह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? ओके, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। ये कितने पे बाइंग है? 25.33। मुझे लगता है कि एक पेनी स्टॉक है, अब करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। वॉल्यूम नहीं आता, 29.49 के आसपास चल रहा है। तो एक बार करेंट जोन से एग्जिट करके निकल जाए। ओके। टेक महिंद्रा पर भी इनका सवाल है, 1493 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कहां तक जाएगा? टेक महिंद्रा आपको बने रहना है। टेक महिंद्रा बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एंड मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा को आपको करेंट जोन से भी 25 to 30% ग्रोथ पॉसिबल है। एक अच्छा खासा बेस बनाया, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन टेक महिंद्रा देखिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं एक स्टॉक मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए, जिनके पास है फ्रेश बाय भी आप करेंट जोन से करके जा सकते हो। करेंट जोन से 20 to 25% पोटेंशियल है आप साइड। ऑल राइट। वेल, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि हमने हमारा मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आप उस लिंक पर जाकर अपनी चॉइस की मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स जो शो में आते हैं उनसे सवाल पूछने का मौका पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाइए मेंबरशिप लीजिए और सवाल पूछिए। एलिस जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर अपना व्यू बताइए टाटा स्टील पर। 175 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं सेल करूं होल्ड करूं क्या करूं? एक साल का व्यू है इनका। देखिए, टाटा स्टील थोड़ा बहुत मेटल एंड स्टील में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन टाटा स्टील हम्म। बहुत ही फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील को आपको होल्ड रखना चाहिए। आप देखिए मैक्सिमम स्टॉक में लास्ट 2-3 दिन में जिस तरीके से पिटाई चल रहा है, ये बहुत ही नेगेटिव एक सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन टाटा स्टील जैसे स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, इस वजह से आपको बेचना नहीं है। जिनका भी बाइंग 180 184 के आसपास है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपने लिया हो तो 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। अब सी एस माथुर जी हैं, कह रहे हैं सर जाइडस लाइफ साइंसेज में तेजी कब आएगी और टारगेट क्या होना चाहिए? ओके, देखिए अभी ऑलमोस्ट 926 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में और थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है। एक बार 903 902 के आसपास का एक सपोर्ट है, बिल्कुल एक सपोर्ट में मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आ सकता है। अभी तो फ्रेश मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। फ्रेश मोमेंटम पॉसिबल होगा 955 के अबव। ओके, तो आप फ्रेश मोमेंटम का भी आपने लेवल्स दे दिए हैं जो आपके हिसाब से पॉसिबल हो सकता है। ग्रीष्मा बालीवाल जी हैं, कह रही हैं सर प्लीज बताइए यूनियन बैंक इन्होंने जो खरीदा है 142 पर, कैनरा बैंक इन्होंने खरीदा है 107 पर। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं या अभी प्रॉफिट बुक कर लूं? कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक, कैनरा राइट? बैंक और यूनियन बैंक। देखिए यूनियन कैनरा, बैंक इन्होंने 142 पे खरीदा है और कैनरा बैंक 107 पे। देखिए मुझे लगता है कि कैनरा बैंक का अभी बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी 146 के आसपास है। आप देखेंगे चार्ट में कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट है नहीं, और मार्केट इतना नीचे आ रहा है, कैनरा बैंक वगैरह नीचे नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन सारे बैंकों में कहीं ना कहीं पोटेंशियल अनलॉक वैल्यू होना अभी भी बाकी है। तो इंडियन बैंक का भी एक पोटेंशियल मैं देख पा रहा हूँ 200 के आसपास जाने के लिए। और कैनरा बैंक पे भी अभी भी पोटेंशियल बाकी है। तो एटलीस्ट ऊपर नहीं आ रहा है वो अलग बात है, इस गिरावट में पार्टिसिपेट करके
नीचे नहीं आ रहा है, यही सबसे बड़ा इसमें स्ट्रेंथ है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए चार्ट में, कुछ दूर दूर तक प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल बने रहिए। ऑलराइट, विनोद मित्तल जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास कल्पतरु के प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल में, और इन्होंने खरीदा है 1313 पर, 1313 पर, और फ्लेयर इन्होंने खरीदा हुआ है 324 पर। आपसे सजेशन मांग रहे हैं क्या करना चाहिए। ओके। देखिए कल्पतरु अभी बेसिकली 1200 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मोटा मोटा देखा जाए तो एक डबल टॉप बनाने का कोशिश यहाँ पे हो रहा है। ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 1145 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। और सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया? फ्लेयर, फ्लेयर इन्होंने खरीदा है 324 पर। अभी 292 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और भी नीचे आ सकता है। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके का चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक बार मुझे लगता है कि 235 220 भी आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार शॉर्ट टर्म में देखिए कितना रिस्क आपके लिए हो सकता है। अगर ज्यादा रिस्क लग रहा है, ज्यादा क्वांटिटी आपने लिया है, तो एक बार प्लीज एग्जिट करके जाइए, निकल जाइए, फ्रेश बाई नहीं करना है अभी। ऑलराइट, तो ये हो गई प्रदीप जी की सलाह इन दोनों स्टॉक्स पर। प्रदीप जी, अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई पता है प्रॉब्लम आपका नहीं। गला खराब है। नहीं नहीं, थैंक यू। संजय जी हैं, संजय जी पूछ रहे हैं सीक्वेंट पर, इनका सवाल है। कह रहे हैं 252 में इन्होंने खरीदा है, अब क्या करना चाहिए इन्हें। मुझे लगता है कि अभी 221 222 के आसपास का प्राइस है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि आज थोड़ा करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, अभी तो 7% नीचे है। ज्यादा डाउन साइड में अब से नीचे नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ चुका है, एक सपोर्ट के आसपास मुझे लगता है कि पहुंच गया है। 204 205 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर 204 205 को सपोर्ट नहीं लेता है तो उस केस में और भी डाउन साइड पॉसिबल है, लेकिन फ्रेश बाय करना अभी सलाह नहीं है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मैम, बट अभी क्या है कि ऐसा ही काम करते करते हैबिट हो चुका है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हम कुछ दिनों से बात कर रहे थे और मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको बहुत ज्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम थी, फिर भी आपने आज वक्त निकाला, इसके लिए उल्टा मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। तो हमारे दर्शकों को भी पता हो कि प्रदीप जी ने जो प्रॉमिस किया था इसलिए वो आए हैं, भले ही उनका गला खराब है, कोशिश पूरी है उनकी कि आपको वक्त दें। रानी जाना है कोलकाता से ही, ये आपसे सवाल पूछ रही हैं, कह रही हैं क्या मेरे को सीजी पावर और एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सीजी पावर में मुझे लगता है कि अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत वेट वेट करना चाहिए। कि जिस तरीके का यहाँ पे स्मॉल मिड कैप में एक प्रेशर अभी बना हुआ है, थोड़ा बहुत 2 4 दिन एक बार देखिए, बेस बनने दीजिए उसके बाद। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लगता है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरीके का सीजी पावर में एक गिरावट आया है, ऐसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। देश का नंबर 1 सरकारी बैंक है, अब 970 के आसपास का प्राइस है। कभी भी अगर आपको 950 से 925 930 के आसपास प्राइस मिलता है, डेफिनेटली आपको बाय करके जाना चाहिए स्ट्रैगर मैनर पे। ऑल राइट, बाय करने के लिए आपने कहा एसबीआई स्टैगर्ड मैनर पर। प्रिया जी पूछ रही है बीईएल और बीएचईएल क्या शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है, मतलब आपकी राय क्या रहेगी शॉर्ट टर्म पे। देखिए बीएल में शॉर्ट टर्म के लिए अभी नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि है। 375 370 एक परफेक्ट रेंज रहेगा, उस रेंज पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए। हम्म। और बीएचएल भी अच्छा लगता है, आप देखेंगे 277 के आसपास का प्राइस है। अब मुझे लगता है कि 260 से लेकर 250 के रेंज पे आपको एक्यूमुलेशन करके जाना चाहिए। बीएल डिफेंस से है, बहुत बढ़िया काउंटर है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा 1 2 हफ्ता वेट करके जाइए। और ओवरऑल आज जिस तरीके का पिटाई बीएल को हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करेंगे 2 4 दिन और, थोड़ा आपको नीचे प्राइस मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं इसमें। संजीव जी हैं, वेल बीईएल पर ही कह रहे हैं, इन्होंने जो शेयर खरीदा है 418 पर खरीदा है, और मुंजाल ऑटो इन्होंने खरीदा है 97 पर। दोनों के लिए पूछ रहे हैं होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर एवरेज करें, 1 साल का इनका व्यू है। एवरेज आप बीएल को करके जा सकते हो, लेकिन अभी एवरेज मत कीजिए। आपने 418 में खरीदा है, 401 2 के आसपास चल रहा है, एवरेज करना है तो 375 370 का भी अगर आता है उस केस में करना है, लेकिन अभी नहीं। मुंजाल ऑटो को लेके थोड़ा बहुत इशू है, क्योंकि मुंजाल ऑटो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। जब गिरता भी है बहुत जोर से आता है नीचे, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 72 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके नीचे आपको नहीं देखना है, कभी भी इसके नीचे आता है तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ऑल राइट, स्टॉप लॉस ध्यान से सुनिएगा संजीव जी, जो प्रदीप जी ने सजेस्ट किया है।
वेद प्रकाश जी हैं, सिनकॉम फॉर्मुलेशन पर इनका सवाल है। इनकी जो खरीद है वो है 15.97 की। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पेनी स्टॉक है। अभी हम्म। 15.5 के आसपास का प्राइस है। मार्केट कैप भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1450 करोड़ के आसपास का है। अब हम्म। रिसेंटली एक सिमकॉन ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी जो है एक्वायर किया है। ऑलमोस्ट उसका वैल्यूएशन 51.7 करोड़ के आसपास का है। सो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में थोड़ा बहुत अभी भी मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड में और नीचे आना पॉसिबल है। लेकिन इसके आधार पे एक दो न्यूज की वजह से मुझे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको ज्यादा वो आरओआई बना के दे सकता है। मल्टी वगैरह हो सकता है, दूर दूर तक मेरे को ऐसा नहीं दिखता है। सो एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 13 रुपीज के आसपास। 13 रुपीज ओके। विल बी स्टॉप लॉस। और एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अब 13 रुपीज पे कभी भी हिट होता है तो, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो कुछ भी सलाह यहाँ पे नहीं होगा, अवॉइड कीजिए। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर में होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 13। ओके। स्टॉप लॉस भी आपने सजेस्ट कर लिया और फ्रेश बाय की अभी आपकी तरफ से सलाह नहीं है। राजेश मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं सर आप का व्यू क्या है स्टैलियन पर? ओके। अभी 187 के आसपास का प्राइस है, बहुत जोर से नीचे आया है। चार्ट में ज्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं, लोअर सर्किट में बंद हुआ है। सो ये तो और थोड़ा नीचे आ सकता है। कोई भी अच्छा। उछाल मिले या तो बाइंग सेलिंग कभी भी एक्टिविटी कभी भी होता है तो एग्जिट करके जाइए। ऐसे स्टॉक्स ओके। में जितना वेट करेंगे उतना ही मुश्किल है, क्योंकि देखेंगे आज से कुछ दिन पहले भी ऑलमोस्ट 350 70 के आसपास ट्रेड हो रहा था। अभी 187 आधा हो गया इससे स्टॉक। हाँ। और नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है और लोअर सर्किट लगा के नीचे आ रहा है। तो ये बहुत दिखाता है कि फंडामेंटल अपने आप में कितना वीक है। अच्छा। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके। राजेश जी, प्रदीप जी के हिसाब से आपको एग्जिट करने की सलाह है। पद्म भान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग प्रदीप सर, नावा मैंने खरीदा हुआ है 685 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर, प्लीज बताइए। 685 में आपने खरीदा था। 650 के आसपास स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए था। शॉर्ट टर्म व्यू है। थोड़ा और लंबा व्यू है तो 600 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। थोड़ा और लंबा व्यू है तो आपको एटलीस्ट 580 में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। थोड़ा और लंबा व्यू है तो एटलीस्ट 500 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके दीजिए। स्टॉक मार्केट कोई हमारा अपना नहीं है, और स्टॉक मार्केट पे हम जब भी आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे रिस्क बहुत है। वो इसीलिए तो कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। अब ऐसे इश्क होना कि आपको इतना नुकसान हो जाए वो भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपने 680 में खरीदा, अभी 506 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत पहले स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, एग्जिट करके निकल जाइए स्टॉक में से। वही है, लॉस और कम बढ़ ना जाए। तन्मय बंदोपाध्याय जी हैं, कह रहे हैं टाटा टेक इन्होंने खरीदा है एट द रेट ऑफ 704। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? टाटा टेक एक बेस बन चुका है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे 625 30 के आसपास अच्छा खासा बेस बनाया। और जब आईपीओ आया था कंपनी, ऑलमोस्ट हम्म। उस टाइम पे प्राइस था 1200 के ऊपर। लगातार आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आया। इनफैक्ट ऐसे कंपनीज को हम बहुत ही आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो बहुत सारे कंपनी है जो वहाँ पे आइडेंटिफाई करते और इन्वेस्ट करते, और ऐसे कंपनी जो आईपीओ हाई के नीचे सस्टेन कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो एनालिसिस ऑलवेज दो तीन तरीका होता है। मुझे लगता है कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी करने का अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी दिखाई दे रहा है। रिसेंटली रिजल्ट भी आया था, अच्छा खासा रिजल्ट था। मुझे लगता है कि 625 ब्रेक होना नहीं चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आपका बाइंग है 703 के आसपास। डेफिनेटली आपको प्राइस आने वाला दिनों में 950 1000 के प्राइस और भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स टाइम लगेंगे। ओके, आप कह रहे हैं अभी 4 to 5 मंथ्स टाइम लगेगा। सुशील पाल जी हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं पारादीप के बारे में। इन्होंने लिखा है प्रदीप लेकिन, और कह रहे हैं कि प्रदीप शेयर क्या करंट प्राइस पर बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए, पारादीप फॉस्फेट को वैसे इस पे मुझे याद आया कि अब प्रदीप जी के टॉप पिक्स वाले शेयर्स भी हमें पूछने हैं हाँ इसके जी। बाद। देखिए, अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। जिन्होंने भी 190 200 के आसपास बाइंग किया है वो आप लोग जिन्होंने भी किया है। सो 150 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, उस केस में आपको निकल जाना चाहिए। जी। चलिए प्रदीप जी,
अब प्रदीप जी के शेयर बता दीजिए, आपके हिसाब से आज के मार्केट सिनेरियो को देखकर, जो उठापटक की हम बात कर रहे थे, कैसे में कैसे करें व्यापार, कैसे करना चाहिए किन शेयर्स में? देखिए, एक पर्टिकुलर अभी तो उतना ज्यादा काउंटर है नहीं अवेलेबल मार्केट में कि मार्केट आपको अच्छे से रिटर्न देंगे ऐसे जी। स्टॉक्स, लेकिन एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि आज के मार्केट में भी देखिए नीचे नहीं आया। कंपनी का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी ओके। यूनियन बैंक का अगर आप प्राइस देखेंगे 271 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और ओवरऑल देखेंगे वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट था, मंथली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, और शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट भी लिया था। सपोर्ट लेने के बाद धीमे धीमे यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला। रिसेंटली हाई लगा के आया था 282, उसके बाद फिर से नीचे आया ऑलमोस्ट 262 के आसपास। 262 से रैली होके आज 271 के आसपास का प्राइस है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, लग रहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने का अगर व्यू हो किसी का भी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 315-20 के आसपास ये प्राइस जा सकता है। लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए करंट जोन से, ऑलमोस्ट एक 10% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर मिलता है तो आपको मिनिमम 22 से 25% का रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 10% लगाना है। अगर आप बाय करते हो और आपके व्यू 4 से 5 महीने का है, तो आप बिल्कुल लेके जाइए, लेकिन डिस्क्लेमर है ये, कभी भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, आप स्टॉप लॉस को एग्जिट करके निकल जाइए जी। ऑल राइट। तो प्रदीप जी, ये तो हो गई सिटी यूनियन बैंक की। कोई और ऐसा स्टॉक है जो आपकी नजर में हो अभी? देखिए, अभी और कोई ना स्टॉक मेरा रडार पे है नहीं, क्योंकि अभी सिटी यूनियन बैंक की मेरे को लगता है, और सेकंड मुझे मेरे को आज जो टीसीएस का स्टोरी मैंने बताया, हाँ। थोड़ा फंडामेंटल व्यू है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टीसीएस में बहुत ही स्ट्रांग हमारा जो है इसमें कवरेज है। सो मुझे लगता है कि टीसीएस और सिटी यूनियन बैंक, इन दोनों स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गए आपके आज एक के हो गया पिक्स। आईटी से, और एक हो गया बैंकिंग स्टॉक। बैंकिंग सेक्टर से एक, और एक हो गया आईटी सेक्टर से प्रदीप जी के पिक्स। प्रदीप जी, किशोर जी हैं, कह रहे हैं एडवांस्ड एंजाइम्स इन्होंने खरीदा है 347 पर। आपकी गाइडेंस चाह रहे हैं इसके लिए। एडवांस। एंजाइम्स। ओके, अभी 312 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि 265 स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक व्यू यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, जिनके पास पोजीशन है, एक कंसोलिडेशन होने वाला है, 265 के नीचे नहीं रहना चाहिए, अभी तो आप बने रहिए। कभी भी 345 से लेकर 350 के रेंज में मिलता है, तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान आपको ढूंढना चाहिए जी। ऑल राइट प्रदीप जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतने सारे सवालों के उनके जवाब दिए, इतने सारे स्टॉक्स और शेयर्स की दुविधाओं पर उनको जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कभी भी कुछ भी गारंटी नहीं होता, ऑलवेज रिस्क होता ही है। और हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, बाद में ब्लेम करते, तो काइंडली स्टॉप लॉस कृपया करके मेंटेन कीजिए, और एक बार खुद से भी स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप लोग आज हमारे शो में जुड़े और आप हमारा हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि भाई हमारी एक मेंबरशिप है जिसका लिंक हमने पिन कर रखा है। हमारे यहाँ मार्केट एनालिस्ट आते हैं, सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट, जो कि जाने माने एनालिस्ट है, भरोसेमंद है। वो आपको डीआरएस इनसाइट्स के चैनल पर मिलते हैं। तो उनसे सवाल पूछने का मौका आप कैसे खो सकते हैं, उसके लिए आप ले लीजिए डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप। मैं यहाँ पर बता दूं, डीआरएस इनसाइट्स के प्रोग्राम पर दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जितने सवाल हम यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से लेते हैं, शायद ही कोई और चैनल लेता होगा। तो आप लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। हमारी मेंबरशिप शुरू होती है 159 रुपीज से, जो कि हमारी डीआरएस इनसाइट्स की प्रीमियम मेंबरशिप है। फिर हमारी मेंबरशिप जिसमें आप एक सवाल पूछने का मौका पा सकते हैं हमारे एनालिस्ट से। फिर हमारी है डीआरएस डायमंड मेंबरशिप, जो कि 599 रुपीज में, जिसमें आप अप टू 5 स्टॉक्स या शेयर्स पर राय ले सकते हैं हमारे मार्केट एनालिस्ट के द्वारा। उसके बाद आती है हमारी सुपर एक्सक्लूसिव सपोर्ट मेंबरशिप, जो कि है 1199 रुपीज पे। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप यूनिक मेंबरशिप है, जिसमें आप मौका पाते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। जी हाँ, कोई और नहीं, मार्केट एक्सपर्ट ही आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, उस पर आपको सजेशन देते हैं, उस पर आपको राय देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं, वो अपना रेगुलर, अगर उनसे उनके पास कोई क्वेरीज है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के जरिए वो लोग
सुविधा पा सकते हैं। कोई भी सजेशन या राय मांगने पर उनको वहां पर दी जाएगी जल्द से जल्द। तो फिर देर किस बात की, अगर आप मेंबर हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं डीआरएस सपोर्ट पर, और अगर आप मेंबर नहीं हैं देन प्लीज वेलकम टू द क्लब। यू कैन कम एंड बी अ डीआरएस इनसाइट्स मेंबर एंड आस्क क्वेरीज फ्रॉम मार्केट एनालिस्ट जो कि भरोसेमंद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो एंड वॉचिंग। नमस्कार।